आज हम धनु राशि के ऊपर बात करेंगे। ये आपको समझने की जरूरत है वो है कि हम जिन राशियों की बात कर रहे हैं, वो राशियों की के कालपुरुष की कुंडली में उन राशियों की तो हम बात कर ही रहे हैं। उन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है, कालपुरुष की कुंडली की राशि के अनुसार चलती हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उस राशि के, जैसे कहने का मतलब है कि किसी की अगर कर्क राशि पीड़ित होगी, तो उसको कर्क राशि से आने वाली जितनी भी समस्याएं इसमें बताई गई थी, वो समस्याएं होंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति की राशि कुंडली है, उस राशि कुंडली के फोर्थ हाउस में जो राशि पड़ेगी, उस फोर्थ राशि का भी इम्पैक्ट उसके हार्ट पे, लंग्स पे और आमाशय पे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उस पे पड़ेगा। हिटसर्निया, एसिडिटी, इन सब चीजों पे पड़ेगा। डायफ्राम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे असर पड़ेगा। अगर तुला राशि में कोई दिक्कत आएगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रोडक्टिविटी की राशि है, प्रोडक्टिव राशि है, रिप्रोडक्टिव राशि है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो साथ में सेवंथ हाउस में, राशि चार्ट में सेवंथ हाउस में पड़ने वाली जो राशि है, उसका भी असर उस व्यक्ति पे पड़ेगा। ये इसीलिए जो हमारे नोट्स हैं, उन नोट्स में आप देखेंगे कि किसी भी राशि को लिखा गया है तो साथ में लिखा गया नाइन्थ हाउस, मतलब सजिटेरियस राशि है और नाइन्थ हाउस। इसका मतलब है कि या तो व्यक्ति को पीड़ा होनी चाहिए नाइन्थ हाउस में पड़ने वाली राशि से, अथवा धनु राशि से। तो आप लोग लिखने को तैयार हो जाएं तो मैं फिर शुरू करूँ। सर, इस पे एक सवाल था कि दोनों ही पीड़ित होने चाहिए या फिर जो है खाली राशि से ही मतलब है? हाउस बहुत और अच्छा। राशि दोनों एक साथ में चाहिए? हाँ, नहीं, एक बात, मैं बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसा है, ज्योतिष जो है एक आधार पे चलती है, और ज्योतिष का जो आधार है वो है इसमें बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए आपको ये समझना है, करेला नीम जड़ा कहते हैं तो ज्यादा कड़वा हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न ज्योतिष के प्रेडिक्शन चलते हैं। अगर आपकी कर्क राशि पीड़ित है, तो कर्क राशि के पीड़ित होने से एक संभावित सिस्टम डायफ्राम के अंदर के ऑर्गन्स के खराब होने की तरफ को दिखाता है, किंतु वो एक भीषण बीमारी के रूप में उभर के आएगा कि नहीं आएगा। करेला नीम जड़े का मतलब है कि आपके फोर्थ हाउस में, आपकी राशि कुंडली के फोर्थ हाउस में भी पीड़ा हो, तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि जब बीमारी होगी, तो उस राशि की दशा में, जो आपके फोर्थ हाउस में पड़ी है, उस राशि की दिशा में होगी। और अंतरा जो आएगा या प्रत्यंतर आएगा, तो वो कर्क राशि का आएगा, क्योंकि कर्क राशि भी पीड़ित है। इसका मतलब दो चीजें जो है, दो नेगेटिव चीजें मिल जाएंगी, तब वो बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आएगा। इसलिए हाउस को, तो ज्योतिष बहुत ही आसान है रिक्टिव साइड में। सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात जरूर है, हमें कॉमन सेंस ये लगाना है। आप आपको समझने के लिए मैंने एक बहुत आसान सा एक मुहावरा दिया है कि करेला नीम जड़। आपको यूं समझ लेना है कि जब भी आप किसी कुंडली का की एनालिसिस करेंगे, तो जैसे कहने का मतलब है कि कभी हम इस बारे में बात करें कि किसी व्यक्ति को नमस्कार रोग सर। होगा या, नमस्कार। नमस्कार। आज मैं माफी चाहता हूँ, आज मेरा जूम डिस्टर्बेंस था, तो सुनील जी से लिंक लिया। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कोई आप किसी भी कुंडली की अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, और आपने देखा कि साहब एक राशि जो है पीड़ित है, क्योंकि उसके ऊपर तो मेलेफिक बैठा हुआ है। उस राशि पे 5 मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, सन है, सैटर्न है, मंगल है, राहु है, केतु। एक मेलेफिक प्लैनेट उसमें बैठा हुआ है। इसके अलावा एक फंक्शनल मेलेफिक भी उस पर बैठ गया। फंक्शनल मेलेफिक कौन से होते हैं? त्रिशेडाई के लॉर्ड, थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th के लॉर्ड, या त्रिक भावों के लॉर्ड 6, 8, 12 का, वो भी बैठ गया साथ में, तो मतलब डबल हो गया। अब थर्ड में आप ये देख रहे हैं कि उस पर आस्पेक्ट भी एक मेलेफिक प्लैनेट दे रहा है, तो उसका मतलब वो उसके ऊपर एक परत आती जा रही है नेगेटिविटी की, उस पर्टिकुलर राशि को। ये कॉमन सेंस ज्योतिष का है। ये वो थर्ड चीज आ गई कि एक आस्पेक्टिंग प्लैनेट भी नेगेटिव प्लैनेट है या मेलेफिक प्लैनेट है, या वो पापी ग्रह है, वो उस पर आस्पेक्ट दे रहा है, ऐसी स्थिति। अब रोगों के लिए बचपन से रोग नहीं होने वाले। बच्चे को ईश्वर ने बड़ा स्वस्थ बनाया है, और वो नेचर के अनुसार अगर उसका जीवन चलेगा,
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने अमरजीत साहब, अमर ज्योति दास साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं उसी पे आ रहा था, अभी मेरा नेक्स्ट सेंटेंस उसी पे आ रहा था। तो बच्चे को जो है ईश्वर ने बड़ा स्वस्थ बनाया है, और आप देखते हैं मजदूरों के बच्चे भी इतने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, इतने एडल्ट्रेटेड फूड के एनवायरनमेंट में भी काफी मजबूती के साथ में रोगों का प्रतिरोध दिखाते हैं। अब क्या चाहिए? अब चाहिए दशा कालस्य कारणम। दशा ही कारण क्रिएट करता है किसी भी इवेंट का। तो जैसे अमरदास ज्योति साहब ने हमें रिमाइंड कराया है कि एक दशा का आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौन सी दशा ऐसी ट्रिगरिंग इफेक्ट देगी जो कि व्यक्ति को रोग में डालेगी? आपसे कोई बताए? अनम्यूट कर लीजिए, मैं, मेरे पास तो इस समय कंट्रोल नहीं है इसका। आप लोग सारे के सारे। सर शनि तो देखा है मैंने कि होता है दशा में, और हम्म, जो इफेक्टिव भाव है वो उसकी दशा होगी तो फिर जरूर रोग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंक हम एक प्लेनेट को क्यों लें? मैंक हम हाँ। कॉन्सेप्ट को क्यों ना लें? आप एक बात सोचिए, अगर आपने एक प्लेनेट को सिंगल आउट कर दिया तो मैं आपके सामने एक दूसरा लेके आ जाऊंगा, दूसरी बॉल लेके आ जाऊंगा जो आपको फिर वो आपको बीट करेगी। मैं आपसे कहूंगा कि शनि योगाकारी, अगर शनि योगाकारी है यानी शुक्र का लग्न है, शनि अगर योगाकारी है या शनि उच्च का है या शनि जो है लगन का स्वामी है और अच्छा बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, अच्छी पोजिशन पे बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ ग्रस्त है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, लगन का स्वामी है, वो तो एक ट्रम्प कार्ड है। वो क्यों रोक देगा? वो नहीं रोक देगा। सर हम ये कह तो सकते मतलब हैं है कि कि हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हाँ स्वाति बोलिए। सर हम ये कह सकते हैं मार्केश, बाधकेश या खरेश। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको ऋषियों ने कैटेगराइज किया है कि उनका बेसिकली उनका जो आर्सेनल है, उनके पास जो एमओज हैं, एम्यूनिशन हैं, वो सारे के सारे आपको पीड़ा देने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे इन्होंने बताया कि मार्केश, मार्केश के लेकिन जो भाव है वो बहुत सुंदर भाव भी है, तो वो हर समय मार्केश मार्केश की तरह बिहेव नहीं करता। वो सेकंड का लॉर्ड है, वो सेवंथ का लॉर्ड है, सेकंड हाउस से आपका कुटुंब आता है, आपकी वेल्थ आती है, आपका बोलना आता है, आपका खान पीन आता है, आपके ऑर्नामेंट्स आते हैं, आपका एम्पावरमेंट आता है। मतलब आप सोसाइटी के अंदर कितना एम्पावर्ड हैं, कितने आपके रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजें वहां से आती हैं। और जितने भी पार्टी वेयर के क्लोथिंग्स हैं वो सब वहीं से आते हैं, सेकंड हाउस से। और सेकंड हाउस आपका संचित धन भी है, सेकंड हाउस आपकी स्पीच भी है, सेकंड हाउस जो है वो आपका कुटुंब है, जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं तो कुटुंब ही है, तो बड़ी खूबसूरत चीज है। और सेवंथ हाउस आपका पार्टनर है, वो लाइफ का पार्टनर है, वो आपका बिजनेस का पार्टनर है। इसके अलावा आत्मनो जायते पुत्रा, वंशवृद्धि का एक क्षेत्र है, वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्षेत्र है जो कि आपकी वंशवृद्धि करा रहा है। जैसे आदमी की जो, ये तो हमारे ऋषियों की सोच थी, उन्होंने आत्मनो जायते पुत्र कह दिया। मैं तो कहूंगा आज तो पुत्र और पुत्रियों में कोई फर्क नहीं है, हमारी तो वंश वृद्धि पुत्रियां भी कर रही हैं, और पुत्रियां ज्यादा काबिल हैं और ज्यादा आज्ञाकारी हैं। तो अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है पुत्र वाला। लेकिन उनके मर्म को समझने की हमें जरूरत है। वो कहते हैं कि भाई आपकी वंश वृद्धि तो हो रही है, आपका नाम तो कोई ले रहा है, कोई आपको डैडी तो बोल रहा है, कोई आपको पापा तो बोल रहा है, और कोई आपका परचम तो लहराएगा। अगर वो उसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में अगर आपकी लड़की एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाती है या आईएएस अधिकारी बन जाती है, आईपीएस बन जाती है, तो आपका परचम तो लहराएंगे। तो इसका मतलब है कि वंश वृद्धि का वो एक स्थान है। लेकिन हाँ, वो मार्केश भी है। क्योंकि मार्केश कब बनता है? जैसे चार दोस्त बैठ गए, चार दोस्तों में से मेजोरिटी स्पीक ने बोल दिया, तीन ने कहा कि यार एक प्रोग्राम बनाते हैं कि आज चिन्मयानंद स्वामी का वहां पे गीता प्रवचन है, चलो वहां चलते हैं, भागवत का प्रवचन है, चलो चलते हैं। चौथा भी कहेगा चलो चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी मंडली जो है एक सात्विक नोबल काम में लगी। अब एक मेजोरिटी स्पीक के अंदर वो फंस गया, ट्रिक के भाव के लॉर्ड्स के साथ फंस गया, बदकेश के साथ फंस गया, और वो प्लैनेट के मेजोरिटी जो फ्रेंड्स कह रहे हैं चलो यार एक दारू पार्टी करते हैं, या आज चलो 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 आज जो लड़कियों को छेड़ के आते, वो कहेगा हाँ चलो। तो मार्केश का ये होता है, मार्केश जब फंसता है बाधिकेश के साथ या बाधीश के साथ या त्रिक भावों के स्वामियों के साथ, जो कि उद्दंड प्रवृत्ति के हैं, तब वो उनकी तरफ बिहेव करने लगता है, क्योंकि मेजोरिटी में वो आ गए।
अब जब भी कभी हम दशा की विवेचना करते हैं तो हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक करते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत सी आपकी घटनाओं को एक्सप्लेन करने वाला प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड भी नहीं होता, क्योंकि वो भी कभी कभी 3 महीने का हो गया तो उसका मतलब 3 महीने के अंतर में एक्सीडेंट हुआ एक पर्टिकुलर दिन, ऑपरेशन हुआ एक पर्टिकुलर दिन, इसका मतलब सूक्ष्म अंतर का जो लॉर्ड है, क्योंकि ये 3 दिन 2 दिन 1 दिन के लिए आया है, वो इसमें जो है ज्यादा कारगर फैसला ले रहा है। तो इन 4 कंपोनेंट्स में मेजॉरिटी ने कह दिया कि उद्दंडता करते हैं तो उद्दंडता में मार्केश बन जाएगा, मजबूर है, क्योंकि उसका एक पोर्टफोलियो है। ये तो उस तरह से हो गया कि किसी आदमी को मिनिस्ट्रीशिप दे दी और साथ में उसको कहा कि तुम्हारे पास एक एडिशनल चार्ज है, तो एडिशनल चार्ज है तो उस ऑफिस में भी जाएगा, मिनिस्ट्री में भी जाएगा, वहां पे भी कुछ करेगा। सर तो यही मार्केश के साथ है। सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि पाप कतरी रेट्रोग्रेड या नीच के भी अपना ऐड करेंगे फिर। हाँ, ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है। जब आप किसी ग्रह की पे पीड़ित होने की बात करते हैं तो फिर हैमिंग इफेक्ट भी आप देखते हैं, जो पाप कतरी है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव प्रभाव देने में सक्षम है। इसी प्रकार से आप उसका कंबशन देखते हैं, कंबस्ट होगा तो उसका मतलब अपनी पावर्स लूज करेगा। जो सक्षम है, एक सोचने वाली बात है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार अगर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ है तो वो मेरा एक सहयोगी है और मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है, मेरा सपोर्ट पिलर है। और वही अगर उसी को लेकर मुझे रोज अस्पताल जाना पड़े और वो अस्पताल की स्थितियों में है तो कमजोर है तो मेरा टाइम ड्रेन आउट करेगा। लेकिन वो मेरे ऑब्लिगेशन भी है, सामाजिक ऑब्लिगेशन है और मॉरल ऑब्लिगेशन है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। लेकिन हम तो ज्योतिष के एंड रिजल्ट की बात, एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो ड्रेन ऑन द रिसोर्सेस हो गया। यही कंबस प्लैनेट्स के साथ होता है। तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस से जुड़ी हुई है कि एक तरफ से आप देख रहे हैं कि वो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होके भी वो अतिसारी हो गया। रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपने बिहेवियर को छोड़ देते हैं, उस बिहेवियर से अलग उसने बिहेव करना है। इसी प्रकार से वो प्लैनेट अगर कंबस्ट है तो वो कमजोर है तो अपनी निकृष्ट चीजों को निकाल के लाएगा, नेगेटिव चीज को निकाल देगा। इसी प्रकार से अगर कोई प्लैनेट जो है पाप कर्तरी है, हेम्ड बाय दी मेलेफिक प्लैनेट्स ऑन दी सेकंड एंड दी 12th हाउस, तो उसका पाप कर्तरी प्रभाव क्रिएट करेगा। एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक है तो एस्पेक्टेड का मतलब आप जानते ही हैं कि उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है नेगेटिव, उस प्रभाव से वो वंचित नहीं रह सकता। और किसी ने कुछ पूछना हो करेक्ट तो सर। जी जी सर, प्रणाम। मेरा ये बहुत क्वेश्चन था कि जैसे अभी कर्क राशि से हम ये देखते हैं कि चेस्ट वगैरह मेजरली हम पार्ट देखते हैं, वो कर्क राशि मान लीजिए कि 9th हाउस में है और 9th हाउस से हम जो है हाई देखते हैं, तो अगर 9th हाउस पीड़ित है तो वो कर्क राशि भी पीड़ित हुआ और वो 9th हाउस भी पीड़ित हुआ। तो अब व्यक्ति की अगर बीमारी की अगर मान लीजिए कि पता करने की, तो होगा क्या, थाई में प्रॉब्लम होगी कि चेस्ट में प्रॉब्लम? क्योंकि अब क्या है कि जो आपका 4th हाउस है वो अच्छा है, शुभ भाव में है, मतलब शुभ संजय ग्रह कल है वहाँ के मैं समझ गया संजय, मेरे लिए ना पे। खत का मजमून नाप भाप लेते हैं लिफाफा देख के। मुझे इतने लंबे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं होती। 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते, मैं आपका बात पूरा, आपके प्रश्न का मर्म समझ चुका हूँ। लेकिन आप ना मेरे वीडियो को, कल के वीडियो को एक बार और देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमारी मिस आउट हो जाती। कल वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि हम अभी इसको भी बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, करेला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसके कल के वीडियो की बात कर रहा हूँ। कल के वीडियो की मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट डिस्कस करना है। एक है राशि का कंपोनेंट, एक है प्लैनेट का कंपोनेंट, और फिर एक थर्ड कंपोनेंट होता है नक्षत्र का। इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों के मेलिफिसेंस को जोड़कर हम रोग के बारे में कोई भी अवधारणा कर सकते हैं। हम ऐसे जंप नहीं करेंगे कंक्लूजन पे। अब 9th हाउस के अंदर पढ़ने वाली अगर राशि है वो पीड़ित है तो प्राइमा फेसी उसने लेग्स को भी खराब करना है और वो राशि काल पुरुष के हिसाब से उसने चेस्ट के ऑर्गन्स को भी खराब करना है। तो वो
उसके लिए वो डिफरेंट टाइम्स पे एक्ट करेगी और किस समय पे कौन सा करेगी, उसका कारक ग्रह जब पीड़ित होगा। अब कहने का मतलब है कि उसकी कुंडली का अंदर का कालपुरुष का चंद्रमा की पीड़ित है। चंद्रमा या तो सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि अमावस्या की बर्थ है, या चंद्रमा पे मेलेफिक प्रभाव है, चंद्रमा राहु केतु के साथ है, ग्रहण की स्थितियों में है, चंद्रमा पे मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं, चंद्रमा कोई फंक्शनल मेलेफिक के साथ बैठा है। अब चंद्रमा पीड़ित हो गया तो आपने पकड़ना भाई को नहीं पकड़ना है, अब आपने वहां पहुंच जाना है कालपुरुष की राशि में, क्योंकि एक सेकंड कंपोनेंट इसके अंदर जुड़ चुका है। फिर जब आप नक्षत्रास पे जाएंगे तो आपको नक्षत्र को देखना होगा कि वो चौथे हाउस का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को पीड़ा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। वहां पे आपको जो है 2.25 नक्षत्र मिलेंगे चौथे भाव के, प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र में से आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी गोचर को अगर आप लगाएंगे तब आप ज्यादा अच्छा परिणाम ले पाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि 2.25 नक्षत्र में से वो पहले के 10 डिग्री को अगर कवर कर रहा है तो उसका मतलब ये नक्षत्र मेरा पीड़ा में है, इसके ऊपर से गोचरी प्लैनेट भी आ गया है। तो अब ये सीधे इसको रीजन को, यानी कि के अंदर के ऑर्गन्स को ये हिट करने वाला, फिर ये थाई को नहीं हिट करेगा। ये बड़ा कॉमन सेंस जो है। अशुभ प्रभाव हम लेते हैं तो संजय एक बात तो आप सुनिए, ज्योतिष में वही आदमी सबसे ज्यादा तरक्की करेगा जो प्रश्न का उत्तर अपने ही दिमाग से लगाने की कोशिश करेगा, नमन करेगा, श्रद्धा रखेगा टीचर पर, और लेकिन अपना दिमाग लगाएगा, यार एक कॉमन सेंस लगा के देखता हूँ कि क्या होना चाहिए। और वो चीज उसको कब समझ में आने वाली है, उसको वो चीज समझ में आने वाली है जब वो अपना दिमाग लगाएगा, तो अपना खुद का कॉमन सेंस लगाएगा। यार एक सिंपल सी बात है कि हमारे गुरुजी ने कहा करेला नीम पर, और हमारे गुरुजी ने कहा तीनों के तीनों कंपोनेंट को देखो। जब तीनों के तीनों पीड़ित हो जाएंगे तो नेचुरली उनका पॉइंटर कहाँ जा रहा है। अब कहने का मतलब चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, उसके जो चौथे भाव में पड़ने वाले नक्षत्र भी पीड़ित हो गए, और इसके अलावा कालपुरुष की राशि, चौथी राशि कर्क राशि पीड़ित हो गई, तो उसका मतलब अब ये 9th से शिफ्ट होकर 4th पे आ गया, और ये 4th हाउस को हिट करने वाला। और मैं आपको बताऊं, प्रेडिक्शंस में कभी आप फेल नहीं होंगे अगर आप जितना अच्छा कॉमन सेंस लगाएंगे और प्रश्न का उत्तर अपने खुद के जहन से निकालेंगे। अगर आप खुद के दिमाग से प्रश्न को निकालेंगे, इसी तरह से जैसे कि लोग पजल्स खेलते हैं या सुडोकू खेलते हैं या इस तरह की चीजें खेलते हैं, आजकल तो बहुत से गेम्स आ रहे हैं वर्ड्स बनाने के, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के वर्ड्स बना के, मेरी वाइफ की वन ऑफ द पैशन एंड हॉबी है, वो वर्ड्स बनाती रहती हैं, तो वो जो चेंज होता रहता है, फिर उसको मिलाती हैं, फिर वो अल्फाबेट्स से वर्ड्स बनते हैं। तो ये जो है ये हम अपने दिमाग से क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ज्योतिष भी एक पजल है। उस पजल से बाहर निकलने का आसान तरीका क्या है कि आसान से आसान रास्ते से चला जाए, और उसमें हम बिल्कुल भी कोई भटकाव ना रखें, हमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। यार एक सिंपल सी बात है कि ये भी पीड़ित है, ये भी पीड़ित है, और ये सारा पॉइंट कर रहा है 4th हाउस, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अंदर वो चौथे भाव की राशि पीड़ित हो रही है और चौथा भाव भी पीड़ित है, चौथे में का जो है लॉर्ड भी पीड़ित है। अब एडिशनल एक बात होगी, चौथे का लॉर्ड 2 हो गए, कालपुरुष में चौथे का लॉर्ड चंद्रमा है, लेकिन उसके चौथे हाउस का भी एक लॉर्ड है, उसका भी पीड़ित होना आवश्यक है। आज हम उस बारे में भी बात करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में। कल हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए थे, तो आज मैं लीवे आपको दे रहा हूं कि आपको पूछना चाहे पूछ लें, लेकिन कॉमन सेंस को नहीं छोड़ना है, खुद के दिमाग से एक बार की फैसला करना है। मैंग जी ने अपनी तरफ से चेष्टा की, तो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने यहाँ बताया कुछ, लेकिन मैंने उनको साथ में ये भी एक क्वेश्चन दिया कि हम एक प्लेनेट पे आधारित ना रहे, हम एक कॉन्सेप्ट पे आधारित हूं। फिर स्वाति बोली तो उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात करी, अभी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हम मार्केश की बात कर रहे हैं, हम वादिश की बात करें, क्योंकि 12 के 12 लग्नों पे लागू हो जाने वाला है। एक प्लेनेट की बात करेंगे तो एक प्लेनेट पे आप गड़बड़ा सकते हैं। वो प्लेनेट हो सकता है उसकी कुंडली का ट्रम्प कार्ड हो, जैसे शनि है, अमिताभ बच्चन जो है कुंभ लगन के जातक हैं, उनका शनि चौथे हाउस में बैठा है, चौथे हाउस से राज सिंहासन देखते हैं, एसेट देखते हैं, एक कॉमन लाइफ से निकल के आए हुआ व्यक्ति, उनको कोई
कोई उस पर कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ट्रम्प कार्ड होता है लगन का स्वामी। लगन का स्वामी शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और उसने राज सिंहासन की तरह ताजपोशी करा दी जंजीर की शूटिंग के रिजल्ट आते ही। उसके पहले की 6-7 फिल्में भी जो है उनमें वाहवाही भी की, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो किसी में भी उनको एट्रीब्यूट नहीं किया गया कि उनकी वजह से पिक्चर चला। चाहे वो आनंद चाहे हिट हुई, लेकिन कहा गया कि राजेश खन्ना की वजह से आनंद हिट हुई। लेकिन जंजीर आते ही, क्योंकि शनि की महादशा भी, लगन के स्वामी की महादशा थी, उनके लगन के स्वामी की महादशा में अंतरदशा भी उसी का था। शनि के अंतरे में उनकी ये जंजीर की जो है 1973 में रिलीज हुई। तो शनि तो वैसे ही ट्रम्प कार्ड है उनकी कुंडली का। तो हम मैंग ने जैसे शनि बोला तो मैंने इसलिए देखिए एक शिक्षक का काम क्या है, ये बिल्कुल जैसे एक घड़ा बनाते हैं, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो वो चाक को चलने देता है, वो कब डिस्टर्ब करता है, वो कब छूता है, जब उसको गोलाई देनी होती है। टीचर का यही है कि टीचर ने आपके दिमाग से चीजों को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, आपको सिर्फ एक गाइड करना चाहिए, इसमें आप ज्यादा सीखते हैं। और नहीं तो एक आदमी बोलता जाए, आप कितना रटते जाएंगे, ऐसा पुस्तकें भरी पड़ी है, रट रट के कब तक आप सीख पाएंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो। चलिए अब हम सजिटेरियस पे आते हैं, धनु लगन पे। धनु लगन जो है वो हमारी थाइस को बताता है, यानी कि हमारी जंघा को बताता है। धनु लगन जो है लोअर लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा धनु लगन जो है जो सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर हड्डी, हमारी जंघा की हड्डी, उस फीमर को बताता है, फीमर हड्डी को बताता है। और साथ में धनु लगन जो फीमोरल आर्टरीज और वेन्स हैं, फीमर हड्डी है जंघा की, जैसे फीमोरल आर्टरीज हैं जो कि इसमें आपके जंघा में जो ब्लड का फ्लो मेंटेन कर रही हैं, फीमोरल वेन्स हैं जो कि जंघा से इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ या वीना केवा की तरफ ले जा रही हैं, वीना केवा से वो हार्ट में जाता है। तो ये इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा वैदिक ऋषियों ने उस समय पे लिख दिया कि सैक्रल लंबर जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम का जो पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है, वो पोर्शन भी धनु राशि कवर करता है। बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब आप समझिए कितने दिव्य दृष्टा हमारे लिए। इससे आने वाली जो डिजीजेस हैं, ऋषियों के अनुसार वो डिजीजेस हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की या इंडाइजेशन। किसी की भी अगर धनु राशि पीड़ित होगी तो जो बीमारियां होंगी वो इंडाइजेशन की, यानी उसका जो है पाचन तंत्र उसका खराब होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि कर्क लगन वालों को, मैंने आपसे कहा था कर्क लगन वालों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जानते हैं क्यों? क्योंकि छठे भाव में उनकी धनु राशि पड़ जाती है, रोग के भाव में। इस वजह से कर्क लगन के जातक बाय एंड लार्ज आपको 99.9% लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आपको दिखाई कुछ लेना भी है। अरविंद साहब, डॉक्टर अरविंद म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए अपना, थैंक यू। तो जैसे इसमें क्या है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कोई डिस्टर्बेंसेस है मेटाबॉलिज्म को लेकर, या इसी प्रकार से इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है तो धनु राशि के अंदर आती है। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि जो सैजिटेरियस राशि या 9th हाउस की जो राशि है वो चूंकि एक तरह से ये तीर कमान की राशि है और ये बड़ी फार डिस्टेंस तक एक आदमी के मूवमेंट को दिखाती है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको दिखाने वाली राशि है। तो इसका मतलब अगर सैजिटेरियस राशि के अंदर अगर कोई भी पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो मिलेगा आदमी के मूवमेंट को इंपेयर करने वाला। एक आप देखते हैं कि लोग जो हैं, लोगों को चलने में मुश्किलात होती है, लोग आगे वॉक करने में उनको मुश्किलात होती है, इनका हाथ पांव जो है एकदम से जम जाते हैं थोड़े बड़े होने के बाद,
इसी तरह की उनको प्रॉब्लम्स होती है मूवमेंट। तो मूवमेंट से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम प्राइमरीली सैजिटेरियस राशि के पीड़ित होने से होगी। दूसरा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो हिप्स एंड थाइज में एक व्यक्ति के जो बटक्स हैं, हिप्स हैं और जो उनका थाई का जो पोर्शन है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो धनु राशि के पीड़ित होने की वजह से आती है। आदमी का जो लोअर स्पाइनल कॉर्ड है और आदमी का जो मूवमेंट है, उसको ये धनु राशि रिप्रेजेंट करती है। इसलिए व्यक्ति को अगर सीधे खड़े होने में प्रॉब्लम आ रही है और उसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है और वो लचक के चल रहा है या लिंपिंग कर रहा है, तो वो धनु राशि के पीड़ित हुए बिना नहीं हो। अभी आप देखते हैं लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद रॉड पड़ जाती है और वो लचक के चलने लगते हैं, तो ये धनु राशि निश्चित तौर पे पीड़ित होगी काल पुरुष के अंदर, तभी उसको इस तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी धनु राशि है वो हमारी ब्रेन के अंदर इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कहते हैं कि जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है हमारे ब्रेन का, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट का मतलब वो आपके राइट का हो गया। लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है आपका ब्रेन का, वो आपका थॉट प्रोसेस का है, वो आपके एनालिसिस का है, वो आपके कर्म का है, कर्म प्रधान है। वो क्रिएटिविटी का नहीं है लेफ्ट वाला, राइट वाला क्रिएटिविटी का है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को वो कवर कर रही है। और इसके अलावा वो आपकी आईज का जो फोकस है, जैसे कहने का मतलब है कि धनु राशि के अंदर अगर आपकी धनु राशि में कोई भी पीड़ा होगी तो आप कभी आईज को फोकस नहीं कर पाएंगे। अब मेरी आंखों की तरफ मत देखते रहिएगा, कई बार मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ, कभी मैं आपकी तरफ देखता हूँ, आप कहें जी आपकी धनु राशि का क्या है। मैं वैसे भी जितने लोग बैठे हैं सबकी शक्ल देखता रहता हूँ कि किसी ने हाथ तो नहीं उठाया, तो इसलिए मेरी आंखों का मूवमेंट आप कहें फोकस नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब है कि वो जो है आपकी आइज का फोकस, एक कभी कभी हम देखते हैं छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि वो आंख नहीं मिला रहे होते, नीचे देख रहे होते हैं। मैं ऑटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटिस्टिक चाइल्ड में तो है ही, मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चों में तो हो ही जाता है, वो आंख आंख कभी नहीं मिलाते। मर्करी राइजिंग मूवी थी ब्रूस विलिस की, उसमें वो बच्चे को दिखाते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, तो कभी भी आंख मिला के नहीं देख रहा है, हमेशा वो दूसरी तरफ देख रहा है। बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा, मर्करी राइजिंग, बहुत अच्छी मूवी है ब्रूस विलिस की। उसमें तो वो आंखों को नहीं देख रहा है, वो हमेशा उधर ही देख रहा है, दूसरी तरफ को, तो बार बार कहते हैं आप मेरी तरफ देख। तो वो मैं ऑटिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग आप देखते हैं आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करते, आंखें झुका के बात करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई अगर प्रॉब्लम है कि वो आइज का फोकस नहीं कर पा रहा है, तो धनु राशि किसी ना किसी तरीके से पीड़ित होनी है। इसके अलावा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं अगर किसी को भी स्पोर्ट्स से संबंधित इंजरीज आती है, अब कॉमन सेंस उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से संबंधित, क्योंकि धनु राशि जो है तीर कमान की राशि है और बड़ा आदमी है, आगे जो है मनुष्य, तो उसका मतलब स्पोर्ट्स वाली राशि है और फायरी साइन है। तो उसका मतलब है कि स्पोर्ट्स में अगर किसी व्यक्ति को इंजरी होगी तो वो एसोसिएटेड होगी सैजिटेरियस राशि के ऊपर मंगल के प्रभाव को लेकर या शनि के प्रभाव को लेकर। दूसरा, वो कहते हैं कि ये जो सैजिटेरियस वाले हैं ये हर काम को थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं। तो जैन पैट्रिक राइडर, जैन राइडर पैट्रिक, उनका उनका ये कहना है, अगर आपको इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक हो, तो आप ये समझ लीजिए एक बंदा स्पोर्ट्स कार चला रहा है, उसकी धनु राशि पीड़ित है, कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल फ्लाई करता हुआ चला रहा है और आपको दिखेगा 360 डिग्री उसकी जो है गाड़ी पलटी खाते हुए और साइड के ब्लॉक से टकराते हुए उसका एक्सीडेंट होगा, वो हर्ट हो जाएगा। इतना केयर फ्री होगा, इतना वो स्पोर्ट्स कार में और स्पोर्ट्स की उसमें वो इतना तेजी से चलाएगा।
वो इतना फुटलूज हो जाएगा कि वो कॉशन का भी ध्यान नहीं रखे। तो अगर किसी को अगर स्पोर्ट्स इंजरीज या इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंजरीज अगर आपने देखनी है तो धनु राशि के अंदर पीड़ा होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 2 ग्रहों का एट्रीब्यूट किया है, मंगल तथा शनि को। ट्रैफिक नहीं है फिर भी उसकी गाड़ी जो है पलटे खा जाएंगी, समरसॉट ले लेगी और उसका बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि यहाँ से लेके वहां तक पूरा उसको रास्ता मिल रहा है, स्पोर्ट्स गाड़ी है, 200-250 पे चलाएगा और बिल्कुल केयर फ्री होके और दबंग होके करेगा और इतना भयंकर उसका एक्सीडेंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आदमी धनु लगन का है, लगन पे ही इसकी पीड़ा है। हाँ जी। अब इसमें आती है मकर राशि। मकर राशि के बारे में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने लिखा है डिजीजेस को लेकर मकर राशि के बारे में, वो है कि मकर राशि हमारे नीज को बताती है, यानी कहने का मतलब है हमारे घुटनों को बताती है। ये हमारी बोन्स को भी बताती है और बोन्स के साथ में मसल्स के डिसऑर्डर या मसल्स के प्रॉपर वर्किंग को बताती है। मसल्स की जो मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जॉइंट्स को चलाने के लिए, उसको भी मकर राशि बताती है। ये हमारे पटेला को बताती है। पटेला का मतलब है जो कैप होती है नीज के ऊपर, पटेला बोलते हैं उसको, बताती है। और इसे ये पॉप्लिटल फोसा बोलते हैं। पॉप्लिटल फोसा क्या है? आप अपने अगर हाथ को फेरें अपने घुटनों के ठीक नीचे तो आप देखेंगे ये घुटनों के नीचे मोड़ने के लिए एक यहाँ पे आपको एक हॉलो पोर्शन दिखाई पड़ेगा, तभी आपके घुटने मुड़ पाते हैं। अगर आप बात करें नीचे, इसे पॉप्टिकल फोसा बोलते हैं। इसमें इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं और वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि गवर्न होती हैं मकर राशि के द्वारा। इसके अंदर वो जो मस्कुलर सिस्टम है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है जो आपके घुटनों को मोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को पॉप्लिटल फोसा में प्रॉब्लम आ जाए तो वो घुटने नहीं मोड़ पाएगा। उसकी वहां पे अगर उसके वेन्स एंड आर्टरीज में अगर कोई अवरोध आ जाएगा तो वो घुटने मोड़ नहीं पाएगा, तो लगातार पेन होगा। और ऐसा होता है रूमेटिक आर्थराइटिस के केस में, रूमेटिज्म के केस में। इसके अलावा वैदिक ऋषियों ने भी स्किन डिजीजेस को, स्किन जो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, उससे संबंधित किसी भी तरह की डिजीजेस स्किन की होना, चाहे उसमें आर्टिकेरिया हो जाए, चाहे उसके अंदर एक्जिमा हो जाए, चाहे उसमें कोई फंगोसाइटिस हो जाए, या स्किन में कोई विटिलिगो हो जाए, ल्यूकोडर्मा हो जाए जो कि व्हाइट पैचेस होते हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन के अंदर या स्किन में पिंपल्स आ जाएं, तो वो मकर राशि के पीड़ित होने पर उसको बताया है। इसके अलावा र्यूमेटिज्म जो मैं आपसे बता रहा था, र्यूमेटिज्म क्या है? जो इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सूजन हो जाना, पेन को पैदा करना जॉइंट्स के अंदर और मसल्स में। जब मसल्स और जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो मुड़ नहीं पाते, तो उसे हम कहते हैं र्यूमेटिज्म। र्यूमेटिज्म थे, उसी को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं र्यूमेटिक आर्थराइटिस या र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। वेस्टर्न व्यू मकर राशि के बारे में ये है, वेस्टर्न राइटर्स ये कहते हैं कि जैसे कि मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि जो है वो हमारे जीवन के अंदर लिमिट्स को डिफाइन करता है। आपने देखा कि शनि को हम न्यायाधीश क्यों बोलते हैं? क्योंकि शनि ही हमें बताता है कि हमारी लिमिट्स क्या है और हमने क्या करना चाहिए। कि लोग जो है पता चला कि अपने नौकर को स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो शनि वहां पे उस व्यक्ति को पीड़ित करेगा। उसको धन आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, उसको जरूर किसी ना किसी समय पे उस व्यक्ति को शनि भगवान ने दंडित करना है, क्योंकि उसने मानवता का धर्म नहीं निभाया और उसने नौकर को दास की तरह से ट्रीट करके कोड़े बरसा दिए, नौकरी और पैसा नहीं दिया, पीड़ित कर दिया। तो चूंकि ये जो एक शनि इसके स्वामी होने के लिए की वजह से, चूंकि ये डिफाइन करते हैं व्यक्ति की लिमिट्स को,
उसके एक्शंस की लिमिट्स को, और उससे स्लो डाउन करते हैं। कुछ चीजों में उसको बताते हैं कि अब तुम स्लो डाउन हो जाओ, अब तुम्हें अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉशन की राशि है। तो इसीलिए क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी और स्ट्रक्चर में अगर कहीं पे भी स्लो डाउन दिख रहा है, चाहे वो ग्रोथ का स्लो डाउन है, किसी ऑर्गन का स्लो डाउन है, मस्कुलर सिस्टम का स्लो डाउन है, या कोई भी ऐसा स्लो डाउन है जो कि उसके ग्रोथ को इंपेयर कर रहा है, तो रोक रहा है, तो इस मकर राशि के पीड़ित होने पर ही होगा। चाहे वो लिम्स की ग्रोथ को अगर वो इंपेयर कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो भी वो मकर राशि के पीड़ित होने से ही होगा। और वो कहते हैं कि बॉडी का जितना भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, उस बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का काम मकर राशि करती है। और इसको उन्होंने इससे भी संज्ञा दी है कि क्यों स्किन जो है इसके अंदर आती है, क्योंकि बॉडी के पूरी लार्ज बॉडी कहां से कहां तक है, उसको स्किन ही उसकी ढकती है। स्किन उसकी लिमिट्स का डिसीजन लेती है। मतलब उसके स्किन जो है उसके स्कैल्प से लेकर और उसके पांवों के सोल ऑफ द फीट तक है। तो वो एक तरह से वो भी डिफाइनिंग स्किन जो है वो हो गई, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है। तो इस राशि को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है, स्किन की राशि को माना है इसकी। और ये रेगुलेटरी फंक्शन जितने भी बॉडी के हैं, पूरी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका उसके देवों को उन्होंने शनि को माना है, और उसकी राशि को मकर राशि को माना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गॉल ब्लैडर है, मतलब हर वो ऑर्गन जो बॉडी के डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। गॉल ब्लैडर है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम क्यों जरूरी है बोन्स के स्ट्रक्चर के नॉरिशमेंट के लिए। आप देखते होंगे कि लेडीज को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनको कैल्सीफॉल 500 वो खाती हैं ज्यादातर, और खास तौर पर डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के टाइम पे उनको दिया जाता है कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह 500 प्रति mg में। तो ये कैल्शियम क्या है, ये बोन के बच्चे के बोन्स के स्ट्रक्चर के लिए भी हेल्दी माना जाता है, और उनके खुद के स्ट्रक्चर के लिए भी, उनके अपने स्ट्रक्चर के लिए भी हेल्दी माना जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये जो साइन है आपका कैप्रिकॉर्न, ये साइन आपका जॉइंट्स के लिए है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए है, गॉल ब्लैडर जो ग्रोथ का पैरामीटर्स करता है उन रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए है, एंडोक्राइनल ग्लैंड जो जितना सीक्रेशन कर रही है बॉडी के पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन पैरामीटर्स को भी ये राशि ही संभालती है। इसके अलावा वो कहते हैं अगर ये राशि पीड़ित हो जाए तो एंटी पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स हो जाते हैं। अब ये वर्ड आपको समझना होगा, एंटी पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स वाले आपके पास पेशेंट आ सकते हैं। ऐसा होता है जैसे हमारी एडवांस लाइफ होने लगती है, तो एडवांस लाइफ में क्या होता है, पेरिस्टेलिक जो मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स हैं, वो क्या है कि जो सॉफ्ट मसल्स हैं हमारी डाइजेस्टिव कैनाल की, वो आटे की चक्की की तरह से चलते चलते फूड को आगे को धकेलती हैं। एंटी पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स कहते हैं जब इंटेस्टाइन उस मूवमेंट को रिवर्स ऑर्डर में चलाने लगे, और जो वहीं से आपके छोटे इंटेस्टाइन से ही खाने के अंदर का जो सत्व है, उस सत्व को बॉडी एब्जॉर्ब करती है। यानी वहीं से वो बॉडी जो है जितना भी नॉरिशमेंट है वो बॉडी इंटेस्टाइन से ले रही। इंटेस्टाइन के जो तंतु हैं वही उसमें से सत्व खींचते हैं बिफोर इट इज कन्वर्टेड इनटू ए वेस्ट प्रोडक्ट। वहां पे क्या है कि उनके हिसाब से एंटी पेरिस्टेल्टिक जो मूवमेंट है, वो जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्ल्ड की नियरली अबाउट 30% ओल्ड एज एडवांसिंग एज में लोगों को हो जाती है। इसलिए इस वर्ड को डालना जरूरी है। मतलब आप समझिए कि 30 से 40% लोगों को ये जो एंटी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन रिवर्स ऑर्डर में काम करने लगे,
ये प्रॉब्लम जो है 30 से 35% लोगों को ओल्ड एज के अंदर वर्ल्ड ओवर हो रही है कि उनका खाना पच नहीं रहा है। उनके खाने में क्या है कि वो इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है, जो आगे को धकेलने का, वो पीछे को धकेल रहा है, इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन में सफर कर रहे हैं। 3 दिन 4 दिन तक वो रिलीव नहीं हो पाते। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन का, और उससे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फूड का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। कई बार तो ये सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ हो जाती है कि डॉक्टर्स को बाकायदा ऑपरेशन करके उन आंतों को हटाना पड़ता है, आंतों के उन पोर्शन, जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ, गट्स रिमूव करने पड़े, उन्हीं को बोलते हैं गट्स। आपको याद होगा लीलावती हॉस्पिटल में इनका, अमिताभ बच्चन जी का 2 बार ऑपरेशन होता है गट्स रिमूवल का, क्योंकि एंटी पेरिस्टाल्टिक जो मोमेंट है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये एडवांस एज की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए 60 वर्ष के बाद में लोग कहते हैं कि साहब हम, मुझे तो, हमारे तो पिताजी को या हमारे दादाजी को तो सब कॉन्स्टिपेशन हो गया, उनको तो 3-4 दिन तक वो रिलीव ही नहीं हो पाते हैं और बहुत डिस्कम्फर्ट में है। तो लोग समझाते हैं ये सब बोल दो, वो कहते हैं कि ये सब बोल तो बहुत खाते हैं, ये सब बोल तो कोई खाते नहीं है। लोग कहते हैं फिर वो कैस्टर ऑयल दो, वो कहते हैं कैस्टर ऑयल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट कैप्रिकॉन राशि ने बदल दिया है। अब क्या है कि फूड को आगे धकेलने के बदले वो पीछे को धकेल रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को। और ये नेचुरल प्रोसेस जो है कैप्रिकॉन राशि का, और उन लोगों को अगर ये समझाओ, कल को आप ये समझाओगे यार ये तो कैप्रिकॉन राशि के अंदर आ रहा है, आप जो है 30% वर्ल्ड के लोगों को आप सॉल्यूशन दे दोगे। भाई शनि मंदिर में जाके भंडारा कर ले, भाई शनि के आप ये ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते शनियो रविस्तरवन्तु ना, शनि का वैदिक मंत्र पढ़ लो, शनि का पौराणिक मंत्र करो, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इससे आपका ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो फिर से ऑर्डरली हो जाएगा। उनको समझाने की जरूरत है। अब तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट होने जा रहे हैं, अब आपने जो है चीरे की तो बात ही नहीं करनी है, आपने डॉक्टर के सीजर की बात ही नहीं करनी है, आपने तो आगे जाके आपको मैं रेमेडियल बताऊंगा, आप उन रेमेडीज की बात करेंगे। और आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट को आप सैल्यूट करोगे, क्योंकि जब आप उनके पिताजी या दादाजी के हॉरोस्कोप देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो होना ही था, ये तो इनकी तो कैप्रिकॉन राशि पूरी तरह से पीड़ित है, उसके तो नक्षत्र भी पीड़ित है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 30% को है, ये तो वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स है, तो उसका मतलब 70% जो बूढ़े लोग हैं, इसका मतलब वो स्वस्थ हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि सब बुढ़ापा होगा तो ये होगा ही होगा। आप ये तो कह सकते हैं कि भाई एक आदमी बूढ़ा होगा तो उसकी जो है स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी झुक जाएगी, ये तो समझ में आती है बात कि 90 साल के आदमी की या 80 साल के आदमी की थोड़ी सी पीठ जो है हल्की सी रिक्लाइंड हो जाए, नीचे पीछे को आ जाए, वो सामने को आ जाए, थोड़ा झुक जाए, ये तो समझ में आती है बात, ये तो मैं मान सकता हूँ। या आप कहें कि, या आप ये भी बोलें कि साहब ये भी मैं मान सकता हूँ कि आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की इनफ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो भी कॉमन प्रॉब्लम है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो उसमें करीब करीब आप देखें तो 80 से 90% लोग जो है सफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 30% की बात, लेकिन होता है। अमिताभ बच्चन जी को हुआ है, जब इतने एक्टिव आदमी है। और क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन के कैप्रिकॉन राशि कहाँ पड़ती है? 12th हाउस की है, ऋग भाव की है। उनका फंक्शनल मेलेफिक गुरु उसको देख रहा है, इसलिए बहुत सॉल्यूशन भी दे रहा है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट ग्रह है। लेकिन बट एट द सेम टाइम दूसरा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी चंद्रमा कैप्रिकॉन राशि में होता है
चंद्रमा जिस समय मकर राशि से गोचर कर रहे होते हैं, उस समय दी गई दवाएं पेशेंट को 0% का असर दिखाती है। वो ये क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत सैंपल स्टडीज किए हैं और हमने इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि हम कह तो नहीं सकते हॉस्पिटल में कि मत दो दवाई, लेकिन जिस समय 2.25 दिन का गोचर मकर राशि से चंद्रमा का चल रहा है, उस समय उस दवा का बिल्कुल असर पेशेंट पे नहीं होने वाला, जब तक कि वो मकर राशि को छोड़ के चंद्रमा आगे नहीं निकले। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने किसी अपने पेशेंट को, कल को आपके पास भी पेशेंट्स आएंगे, आप डॉक्टर नहीं है लेकिन अब पेशेंट भी आएंगे जब उनको पता चलेगा कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, अगर उसने कोई नई दवाई शुरू करनी है तो आपने कहना है कि यार 2 दिन जो है मकर में राशि में चंद्रमा है, 2 दिन के बाद से शुरू करना, ये नई दवाई को आप 2 दिन के बाद से चालू करना, तो आपको असर आएगा। कोई सुपरस्टिशन वाली बात नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन की बात है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स सुपरस्टिशन नहीं है, वो अपने ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं। दूसरा, कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में एक दूसरा ऑब्जर्वेशन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स में डॉक्टर डेविड ट्रॉली ने बोला है कि कैप्रिकॉर्न राशि जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो होता है उसकी राशि मानी जाती है। अब ये एक वर्ड और आया नया आपके डिक्शनरी के अंदर, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पतली पतली जो कैपिलरीज हैं या पतली वेन्स और आर्टरीज हैं, सबसे पतली, वीना केवा वगैरह तो इतनी मोटी है, जॉगुलर वेन भी इतनी मोटी है कि आप देख सकते हैं उसके अंदर एक पंच घुस जाएगा जो यहाँ से आपके ब्रेन में लेके जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी आर्टरीज हैं, कुछ ऐसी वेन्स है, जैसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, बिल्कुल इतनी पतली है कि बहुत पतली है। ऐसी जो पतली आर्टरीज हैं या कैपिलरीज हैं या वेन्स हैं, वो अगर अवरोध में आ जाती हैं तो उसके लिए पूरी तरह से कैप्रिकॉर्न राशि जिम्मेदार है, और उस बीमारी को बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और ये अवरोध किससे होता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में होने की वजह से। इसका मतलब इसमें 2 कंपोनेंट जुड़ गए, एक तो स्मॉल आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैं, और जो है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा फ्लो कर रहा है, तब ये बीमारी बनेगी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये जो पतली कैपिलरीज हैं और पतली आर्टरीज हैं, पतली वेन्स हैं, ये अवरोध में आ जाएंगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा, नमनेस आ जाएगी उस बॉडी के ऑर्गन में। और इसके ऊपर उनका ऑब्जर्वेशन और सुनिए, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी जो होता है वो कैप्रिकॉर्न राशि के पीड़ित होने से होता है। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कल मैं अंजलि से बात कर रहा था तो अंजलि को बता रहा था, डॉक्टर अंजलि को, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं हार्ट अटैक को, जो ब्लड हार्ट में ले जाके आगे फ्लो करने वाली जो वेन्स एंड आर्टरीज हैं, आर्टरीज वो हैं जो ब्लड को आपके हार्ट से पंप कर रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, और जो वेन्स हैं जो हार्ट में लेके जा रही हैं। अगर हार्ट की मसल्स को एडिक्वेट ब्लड की सप्लाई अगर रुक जाएगी तो हार्ट अटैक की स्थिति आ जाएगी, चाहे वो किसी थ्रोम्बोसिस की वजह से हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की वजह से हो। तो ये कहते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैप्रिकॉर्न राशि देगी आप ब्लड के अंदर, और वेन्स एंड आर्टरीज को क्लॉक करने की स्थिति, जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो नाम है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और इसी का उल्टा, जो हार्ट से जो ब्लड फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी ऑर्गन में, उसको बोलते हैं वो अगर अवरोध हो जाए तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया। कल की क्लास में डॉक्टर अंजलि के साथ में डॉक्टर अंजलि ने मुझसे प्रश्न इस्कीमिया का पूछा, जिसमें हार्ट पंप करके ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जा रहा है। She might have got in touch with some patient जिसको इस्कीमिया की प्रॉब्लम हो,
वहां अवरोध हो रहा है, वो अवरोध होगा तो आपके जिस ऑर्गन में भी ब्लड का फ्लो रुकेगा उस ऑर्गन में काला पड़ जाएगा, उस ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उस ऑर्गन में ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा कि कोशिकाओं में, तो वो ऑर्गन नमनेस की तरफ चला जाएगा। और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का इसका उल्टा है, जो वेन्स आपकी जो है ब्लड को ले जा रही हैं फ्लो कराने के लिए हार्ट के पास, हार्ट की मसल्स को अगर एडिक्वेट ब्लड का फ्लो नहीं मिलेगा उसके रुक जाने की वजह से, तो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन या हार्ट अटैक की स्थिति बनती है। वो भी कैप्रिकॉर्न राशि पर आधारित है। अभी कितना बड़ा खुलासा हो गया, अभी कितना बड़ा खुलासा हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट ने एक्चुअल में कुछ काम किया है जो हमारे जैसे लोगों को बहुत फायदा देने वाला है। हमें तो ऐसे टिप्स मिलते जा रहे हैं उनके लिटरेचर को पढ़ के कि कल को हम पिन पॉइंट कर पाएंगे। और जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि पीड़ित हैं कैसे पकड़ना है, वैसे तो कई बातें आप कॉमन सेंस से समझने लगे हैं कि पीड़ित को पकड़ा कैसे होता है, लेकिन मैं आपको और भी कुछ इनपुट्स दूंगा और राइटिंग मटेरियल दूंगा, आप उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ ये पीड़ित है और किस मुकाम पे जाके ये पीड़ा निकलने वाली है और कौन सी दशाओं में निकलेगी। फिर तो आपके कॉलर्स सब जो है खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे अब आने दो किसी भी MSN FRCS लंदन को, और हम भी कोई कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा उन्होंने किया है, और वो कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि ही बॉडी के अंदर से वेस्ट का इमल्सिफिकेशन या डिस्पर्सिंग का काम करती है। अगर किसी भी वजह से फैट को भी अगर बॉडी डिस्पर्स नहीं कर पा रही है, फैट को एक्यूमुलेट कर रही है एब्डोमेन एरिया में, किसी का एब्डोमेन एरिया बहुत बढ़ गया है, इसका मतलब फैट जो है डिस्पर्स नहीं हो रहा है बॉडी के विभिन्न। अब देखिए जिनका अब हिंदुस्तान के अंदर एक नॉर्मल आप देखते हैं, और लेडीज में भी और जेंट्स में भी, कि जो पाउच बन जाता है एब्डोमेन एरिया में, एब्डोमेन एरिया जो है 50-55 इंच 56 इंच का 60 इंच का हो जाता है, ये कॉमन है इंडिया के अंदर। ये आपको मैक्सिकन्स में नहीं मिलेगा, या आपको ऐसे फॉरेन के हर कंट्री में नहीं मिलेगा, तब फॉरेनर्स में आपको बहुत कम मिलेगा, पुलिस वालों में तो मिलेगा आपको, वह हिंदुस्तान के पुलिस वालों के बराबरी का भी नहीं मिलेगा। लेकिन एब्डोमेन एरिया में फैट जो है डिस्पर्स नहीं हो रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइल प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है बॉडी के अंदर। वो ये कहते हैं कि बाइल का जो प्रोडक्शन है, जो गॉल ब्लैडर है जो बाइल को स्टोर कर रहा है और वही फैट का डिस्पर्शन या एमल्सिफिकेशन करता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो भी कैप्रिकॉर्न राशि के पीड़ित होने की वजह से आ रही है। अब आप लोगों को एक क्लू मिल गया, आप में से बैठे हुए लोग अपने कौंध पे हाथ लगा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि आज तो हमको बहुत बड़ा सूत्र मिला है, आज शनि देवता को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम पांव पकड़ के रखेंगे शनि देवता के, जब तक कि हमारी वेस्ट लाइन 52 इंच से घटा के 35 या 34 पे लेके ना आ जाए। तो ये कैप्रिकॉर्न राशि है। तो अब आपने ये देखना है कि आपकी कैप्रिकॉर्न राशि पे कौन बैठा है, और आपने देखना है आपकी कैप्रिकॉर्न राशि पे कौन से नक्षत्र बैठे हैं, उनके नक्षत्रों के देवताओं की पूजा करें, कैप्रिकॉर्न राशि पे बैठे हुए ग्रह की दान पुण्य पूजा पाठ करें, और कैप्रिकॉर्न राशि को देखें कि कितना पीड़ित है और या शनि कितना पीड़ित है, और शनि देव की पूजा करें तो आपकी जो 56 इंच की तौंद है वो रिड्यूस होके वो 30-32 पे लेके आ जाएंगे। आपको ये सोच रहा हो यार मेरे तो बड़ी ट्राउजर्स खरीदे हैं, मेरी तो सारी जीन्स और ट्राउजर्स वेस्ट हो जाएंगे, ये ना देखें, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क हमारे शरीर के लिए एब्डोमेन एरिया का फैट ही होता है और हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह को लेके आता है। इसके बाद आती है आपकी एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि को वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है ये हिप्स की राशि है, ओवरऑल ब्रीदिंग एक्वेरियस साइन के अंतर्गत आती है। मतलब कुंभ राशि आपकी ओवरऑल ब्रीदिंग और आपके ऑक्सीजन लेवल को, ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को बताती है। इसीलिए आप जानते हैं कि कालपुरुष के अंदर
ये 11वें भाव की राशि होने की वजह से ये रिकवरी की राशि भी मानी जाती है। ये लेफ्ट ईयर को बताती है हमारे, अगर बाएं कान में कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेग्स की जनरल जो हेल्थ है, आपके पाँवों की जो जनरल हेल्थ है उसको बताती है। काफ मसल या काफ मसल्स या पिंडलियां जो होती हैं, पिंडलियां का मतलब आपके नी कैप के नीचे, नी के नीचे, जिसमें टिबिया फिबुला 2 बोन्स आती हैं, जो जुड़ी हुई बोन्स है टिबिया फिबुला। या लेग्स में तो फीमर बोन है, और जो आपके पटेला के नीचे जो बोन्स हैं 2, वो टिबिया फिबुला है। हाथों में जो है वो रेडियस अल्ना है, और यहाँ ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना। ये सब हम बात करेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम में आएंगे, उनके ग्रहों को देखेंगे तब हम तो बहरहाल कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि किस तरह की डिजीजेस इस राशि के पीड़ित होने से होती है। वैदिक ऋषियों के अनुसार गाउट यानी गठिया बात जो होता है, र्यूमेटिज्म या र्यूमेटिक आर्थराइटिस इन जनरल, ये कुंभ राशि के पीड़ित होने से होता है। टिबिया फिबुला में किसी भी तरह का कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये सब इसमें आता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो कुंभ राशि है वो बहुत से काम एक साथ करने वाली राशि है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के साथ उन्होंने उसको लिंक अप किया है कि शरीर के अंदर भी बहुत से फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेटेड वे में उनको सुचारू रूप से चलाने में कुंभ राशि का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसका मतलब शनि महाराज के पास में दोनों ही ऐसी राशियां पड़ी है जो बॉडी के अपकीप के लिए, एक तो स्ट्रक्चर के लिए, स्केलेटल सिस्टम के लिए, और एक जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, और एक तीसरा स्किन के लिए, और चौथा जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए। तो उसका मतलब दोनों राशियों पे शनि देव का पूरा कब्जा हो गया। तो उसका मतलब शनि देव की आरती तो उतारने का बनता है, पूजा करने का तो बनता है। उनका ये कहना है कि अगर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अगर इंडिविजुअल रूप में ठीक फंक्शन करें, किंतु कोऑर्डिनेटेड फंक्शन उनका ना हो, मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड रूप में नहीं है, और वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब भी बॉडी नहीं चल पाएगी। चाहे वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो, बॉडी के अंदर सैचुरेशन ऑक्सीजन का हो, बॉडी में सर्कुलेशन का हो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का हो, चाहे वो नर्व कॉर्टेक्स से आने वाले सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में ले जाने वाले जो हमारे नर्वस सिस्टम है के जो हैं नर्व्स हैं, वो उनको कोऑर्डिनेटेड एक्शन को नहीं कर रही है, तो भी वो ये कहते हैं कि कुंभ राशि के पीड़ित होने से ही इस तरह की सेवरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि कॉर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्ट है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा है, उससे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पूरा मोटर एंड सेंसरी नर्व्स का जो सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर ये बताती हैं कि कब हमें क्या कॉशन लेना है या क्या मूवमेंट हमने कब करना है, उस पूरे मूवमेंट को कुंभ राशि ही गवर्न करती है। और पूरा सेलुलर सिस्टम जो हमारा है, मतलब सेल्स का जो सिस्टम है, उसके वाइटलिटी के लिए कुंभ राशि का बिल्कुल विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उसका बिल्कुल वाइटल होना बहुत आवश्यक है। और ये बात हमने देख ली है। आप देखिए अमिताभ बच्चन जी के लगन का स्वामी, कुंभ का स्वामी अपने मित्र की राशि में बैठा है। आप देखिए आज इस 80 इयर्स की एज में कितना कितना वाइटलिटी वाला चेहरा, इतने गट्स निकालने के बाद भी, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आज भी
40 साल के आदमी की तरह की एक्टिंग करते हैं। मतलब जिसे कहना चाहिए कि सेलुलर सिस्टम जो उनका है, सेल्स का जो सिस्टम है, पूरा फुल वाइटलिटी दिखाता है। वो डांस करने की पोजीशन में है, वो इतने जो है रीटेक एंड रीटेक वो करके वो फिल्मों के अंदर आते हैं और इसे केबीसी में आते हैं, और इतना माइंड उनका जो है फर्टाइल है। वो सब क्यों है? क्योंकि जो सेलुलर सिस्टम की जो वाइटलिटी है, हर सेल के सिस्टम में ऑक्सीजन का एडिक्वेटली पहुंचना और उसका इंटीग्रेटेड वर्क करना और वाइटल रहना, मतलब वाइटलिटी के साथ रहना, उसके अंदर एक एनर्जी का फ्लो होना, वो कुंभ राशि पे आधारित है। कुंभ राशि का शुभ होना बहुत जरूरी है। तो वो कहते हैं कि अगर कुंभ राशि अगर पीड़ित है तो एक तो कुंभ राशि का आपको इलाज करना है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कुंभ राशि पीड़ित होने पे व्यक्ति को फ्रेश एयर की जरूरत है। उसको घूमना फिरना चाहिए, उसको वॉक करना चाहिए, उसको जो है अपने हॉलीडेज को उसको बाहर ऐसे ये हिल्स एरियाज में जाके बिताना चाहिए जहां पे उसको मैक्सिमम फ्रेश एयर मिल सके। और डॉक्टर डेविड ट्रॉली तो जो कि वो हैं आपके अष्टांग योग के पंडित हैं, तो वो तो कहते हैं कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, जो चीजें आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाती है, वो करने से आपकी कुंभ राशि। हाँ जी, ठीक है जी। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है तो वो उन चीजों के स्थिति को लेकर, वो ये कहते हैं भस्त्रिका है और ये आपके कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सब करना चाहिए ताकि आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़े। कुंभ राशि अगर पीड़ित है तो ऑक्सीजन आपकी कंस्ट्रेंड होगी, कम होगी। ये कुछ उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, अगर मंगल अगर एक्वेरियस राशि के अंदर अगर एफ्लिक्टेड हो, यानी पीड़ित हो अगर मंगल, और कुंभ राशि अगर पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? वो ये कहते हैं कि इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने पर व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है या उसको नुकसान हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन है कुछ केसेस में कि जिन लोगों का मंगल कुंभ राशि भी पीड़ित थी और मंगल कुंभ राशि में ही बैठे थे, पीड़ित कुंभ राशि के अंदर, तो उनको अगर इंट्रावीनस इंजेक्शन अगर दिए गए, इंट्रावीनस का तो वेन्स के अंदर जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उनको रिएक्शन हो गया, सेप्टिसिमिया हो गया, उनको बीमारी बढ़ गई। ये अब इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि हमारे पांवों की राशि है और ये ब्लड की डिजीजेस की राशि है। ब्लड की कोई भी इम्प्योरिटीज जो है मीन राशि के अंतर्गत आती है। हमारी जो लेफ्ट आई है वो मीन राशि में आती है। पाँव के जो टोज हैं, यानी कि जो पाँव में जो हमारे ये हैं, जो उंगलियां हैं और अंगूठा है, ये इसके अंदर आती हैं। सोल ऑफ द फीट मीन राशि के अंदर आता है, सोल ऑफ द फीट। स्पाइसेस की जो डिजीजेस होती हैं, मीन राशि की जो डिजीजेस हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार वो वॉट्स हैं। वॉट्स का मतलब जो मस्से हो जाते हैं आपके, जिसको पहले हम कहते हैं ना घोड़े के बाल से काट दो, वैसे होम्योपैथी में वॉट्स का, जो इन मस्सों का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी के अंदर। जो छोटे छोटे मस्से ऐसे होने लगते हैं स्किन के अंदर, डेड सेल्स टाइप के, आपने देखा होगा, लाल लाल ऐसा निकल जाता है, उभर जाता है, और आप हाथ से लगाते हैं, आप कहते हैं तो बहुत सालों से कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन कई लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा मस्से हो जाते हैं। तो मस्सों को हटाने के पहले जब हम बचपन में हम सुनते थे कि वो कहते थे घोड़े के बाल से ये निकाले जाते हैं, लेकिन बाद में एक होम्योपैथ से मेरी बात हुई, तो उन्होंने होम्योपैथी में उन्होंने बताया कि वार्ड्स का सबसे अच्छा इलाज है, मस्से आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आइसिस राशि है, सुधा दवाई है उसकी, क्या बोलते हैं? मस्सों की दवाई है होम्योपैथ में, सुधा। सुजा। हाँ, सुधा, सुधा, THU। अच्छा, फूजा। हाँ फूजा। हाँ हाँ। अच्छा, तुजा, तुजा, THUJ। ओके, थैंक यू।
हाँ भाई, आप में से किसी को जरूरत होगी लिख लीजिए। वैसे तो खैर अब आप लोगों के सहभागी और गुरु भाई आपकी यहाँ डॉक्टर पूनम हैं, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो आपको हेल्प भी कर पाएंगी। गुरु बहन है आपकी, तो वो भी आपको हेल्प कर पाएंगी। तो उन्होंने बताया जैसे मस्सों का इलाज है थूजा, THUJA। अच्छा, इसके अलावा जो ये रिटेंशन ऑफ फ्लूइड जो होता है बॉडी में जब फ्लूइड जो है रिटेन होने लगता है, जैसे आप देखते हैं एलिफेंटियासिस जिसे बोलते हैं, एलिफेंट जिसमें पाँव में सूजन आ जाती है, पाँव के अंदर पानी भर जाता है और एलिफेंट जैसा पाँव हो जाता है, बहुत बड़ा सा। तो जितना भी रिटेंशन ऑफ वाटर है बॉडी के अंदर, कई बार लोग उठते हैं तो उनके आंखों के नीचे पानी रिटेन होता है, उनके चेहरे पे सबसे पहले दिखाई पड़ता है कि पानी जो है सुबह के समय उनका चेहरा फूला फूला सा, आंखों के नीचे फूला सा। रिटेंशन ऑफ जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर, ये पाइसेस राशि के पीड़ित होने से आता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो ये 12वें साइन में पढ़ने वाली काल पुरुष की पाइसेस राशि है, ये यूनिवर्सलिटी को बताती है, यानी ये ह्यूमैनिटी का साइन है, यूनिवर्सलिटी का साइन है। ये इस साइन को वो कहते हैं कि वैदिक ऋषियों के द्वारा सिर्फ फीट तक ही कन्फाइन कर देना, ये थोड़ी सी जाती है। वो कहते हैं सिर्फ पाँव के बारे में उन्होंने जो है वैदिक ऋषियों ने लिख दिया है, ये इस राशि के साथ थोड़ी सी जाती है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सलिटी की राशि है ये, पूरी पूरी एक तरह से वासुदेव कुटुंबकम वाली राशि है, तो एक है पूरे विश्व को जोड़ देने वाली राशि। तो ये कहते हैं कि इसका तो आप यूं समझ लीजिए कि ये राशि जो है मिनिएचर फॉर्म में सारी बॉडी को ही डिफाइन कर रही है राशि। और इसके लिए उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट ने एग्जाम्पल ये दिया है, उन्होंने कहा कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर पेन है तो रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट आपके पांव के टोज और उंगलियों को दबाकर उस पेन और बीमारी को निकालते हैं, उन कॉरस्पॉन्डिंग जोन्स को, और पांव के सोल में वो प्रेशर टैक्टिस से आपकी उन बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे हम इसको मान लें कि सिर्फ सोल तक ये सीमित है। ये तो आपको किसी को माइग्रेन हेडेक है तो तब भी वो फीट के नीचे वो दबा रहे हैं, किसी का लिवर खराब है तो लिवर के पोर्शन को दबा रहे हैं और फीट से दबा के टेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट। तो उन्होंने कहा ये कितनी भीषण राशि है, ये तो इस राशि को तो नंबर 2 ओहदा मिलना चाहिए रिकवरी का। और इसीलिए वो कहते हैं इस राशि के अंदर लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, तो सब इस राशि के द्वारा ही। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? पूरी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। अब कहते हैं लिम्फ नोड्स हो गए। कई बार क्या होता है कि आर्मपिट्स के नीचे गांठ सी बन जाती है, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। इसमें लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। किसी को भी अगर ब्रेस्ट में, लेडी को अगर कोई भी अगर फाइब्रोसिस वगैरह बनेगा तो इमीडिएटली लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। एकदम से बताते हैं गिल्टी बनने से। अब कभी चोट लग जाए पाँव में तो गिल्टी बन जाती है,